अब जैसा कि आप जानते हो, इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के जरिए हमारी इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म करी है इन द प्रीवियस ईयर, यानी 2025 में उस चीज की परफॉर्मेंस से संबंधित 2026 में इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत हुआ है। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट हमें यह परफॉर्मेंसेस बता के ये चीज बताता है कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है या क्या चीज का इंपैक्ट उसके ऊपर रहा है। तो पहला जो चैप्टर है वो बिल्कुल ओवरव्यू है, इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू है और उसी के साथ साथ ये चीज बताई जाती है कि इंडियन इकोनॉमी पे किन किन चीजों का इंपैक्ट पड़ा है, ग्लोबली किन चीजों का इंपैक्ट पड़ा है। अब आपने सुना होगा बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स इंपैक्ट हुए हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट इंपैक्ट हुआ है। उसी की वजह से या उसी की तरह हमारी कई सारी चीजें जो ग्लोबली होती थी, जैसे कि एफडीआई एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स, या तो वो विड्रॉ करी गई हैं या वो हुई नहीं है। तो ऐसे जो भी इंपैक्ट्स हमारे ऊपर हुए हैं उन सब चीजों का ओवरव्यू, बहुत डिटेल में नहीं बल्कि ओवरव्यू, हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख सकते हैं, यह बात कर रहा है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम 2025-26 पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। यानी आज भी हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ है। तो ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये जो एरो देख रहे हैं, ये किस तरीके से एरो जा रहा है, ये हमारी ग्रोथ को दर्शाता है। और ये ग्रोथ जो है, ये सारी ग्रोथ एक रेजिलिएंट ग्रोथ है, यानी इसमें वो क्षमता है कि अपने आप को ये चीज प्रोटेक्ट कर रही है। इसको रेजिलियंस कहा जाता है। रेजिलियंस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी अमिडस्ट ग्लोबल फ्रैगमेंटेशन। ग्लोबली चीज टूट रही है, फ्रैगमेंट हो रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, सेंट्रल एशिया में हो, रशिया यूक्रेन वॉर हो, अब वेनेजुएला हो गया, सिंदूर के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। तो ये सब चीजें देखते हुए ग्लोबल हेडविंड्स का इंपैक्ट भारत पे बहुत मिनिमल रहा है। कैसे रहा है, आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है यानी इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी रही है जिस इकोनॉमी पे जो भी डिफरेंस है या जो भी फर्क पड़ा है, दैट एंटायर डिफरेंस, दैट एंटायर इम्पैक्ट हैज बीन नॉट नेगेटिव फॉर इंडियन इकोनॉमी। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत रेजिलिएंट रही है। रेजिलिएंट इसलिए रही है क्योंकि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद इंडिया का ग्रोथ रेट आज भी दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रोथ रेट है। देखिए, ग्लोबल हेडविंड्स ये बताता है कि किस तरीके से ग्लोबली चीजों पे चेंजेस आए हैं जिसका इंपैक्ट क्या इंडियन इकोनॉमी पे पड़ा। तो ग्लोबल इकोनॉमी इज एन फ्रजाइल एंड डाइवर्जिंग इकोनॉमी, मतलब हिलती डुलती इकोनॉमी है। ट्रेड वॉर, यूएस द्वारा इंपोज करे गए टैरिफ्स, अब जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्सेस का मतलब होता है ड्यूटीज। जो ड्यूटीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती हैं उन्हें हम पर्टिकुलरली टैरिफ कहते हैं। सुना तो आपने होगा ही, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इंपोज करे गए टैरिफ्स पहले चाइना पे फिर भारत पे, उसकी वजह से भारतीय एक्सपोर्ट्स काफी हद तक इंपैक्ट हुए। यूएस इंपोज टैरिफ्स क्रिएट अनसर्टेनिटी, शिफ्ट फ्रॉम एफिशिएंसी बेस्ड टू इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। तो इससे फर्क ये पड़ता है या पता ये चलता है कि क्या हमारी इकोनॉमी रेजिलिएंट है कि यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स होने के बावजूद हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। सो डोमेस्टिक रेजिलियंस, आइए देखें व्हाट इज डोमेस्टिक रेजिलियंस। सबसे पहली चीज जो एक ग्रोथ फैक्टर है वो ये है, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट भारत का 7.4% है, 7.4%, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट। यहां पर आप लोगों का यह जानना जरूरी है कि जो हमारा प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 6.5% था, और वही ग्रोथ रेट जो है आज की डेट में साल के बीच में या ऑलमोस्ट साल फैग एंड ऑफ द ईयर है, फरवरी 2026 में ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड इस फाइनेंशियल ईयर का 7.4% है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भारत है, और यह सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रही है। एंकर्ड बाय डोमेस्टिक डिमांड, इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डोमेस्टिक डिमांड है। तो एक्सपोर्ट्स या बाहरी देशों की इकोनॉमीज का इंपैक्ट हमारे ऊपर कम पड़ता है, और इसमें सबसे बड़ी देन डोमेस्टिक डिमांड की है, और डोमेस्टिक डिमांड में भी किसकी देन है, इनफॉर्मल सेक्टर की सबसे बड़ी देन है।
Private consumption at highest share since financial year 2012. Stability inflation benign 1.7%. Fiscal deficit 4.4% पे है. GNPA यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो मल्टी डेकेड लो 2.2% पे है. तो आप ये चीज ध्यान रखें. जीएनपीए का मतलब ग्रॉस एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो ऑल टाइम लो पर है. फिस्कल डेफिसिट 4.4% पे है और इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा बहुत डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है. तो आउटलुक ये है, मीडियम टर्म ग्रोथ पोटेंशियल 7% हो चुका है भारत का. प्रोजेक्टेड 7.4, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन हम 7% देख सकते हैं. और इसी के बेसिस पे जो अगला साल है, जिस साल का बजट प्रस्तुत हुआ है, यानी 2026 और 2027 का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 6.8 टू 7.2% है. ये भी बहुत जबरदस्त, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रोथ रेट है जो कि इंडियन इकोनॉमी में हमें देखने को मिल रहा है. तो जो चीज हमने देखी कि पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, आर्थिक तौर पे जो दुनिया में डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उन सब डेवलपमेंट्स का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आइए इसको विस्तार में जानते हैं. तो जस्ट देखिए, ग्रोथ फोरकास्ट का हीट मैप अप्रैल 2025 से जन 2026 के बीच. तो जब हम इन चीजों को देखते हैं, यूएस की एनोमली क्या है? स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्रिवन बाय एआई इन्वेस्टमेंट. ये अमेरिका की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है. अमेरिका ने $500 बिलियन एआई पे कमिट किए हैं. 50% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट यूएस की एआई इन्वेस्टमेंट की वजह से आ रही है. मास्किंग टैरिफ फ्रेलिटीज. तो टैरिफ का जो इंपैक्ट है वो उसके टैरिफ के इंपैक्ट को छिपा दिया गया है. डाइवर्जेंट पॉलिसीज. अब देखिए, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? पॉलिसीज डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट का मतलब होता है डाइवर्जेंट प्लेट्स. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, डाइवर्ज मतलब दूर हटना एक दूसरे से, कि आप डाइवर्ज हो रहे हो, हट रहे हो. यूरोप मिक्स, जर्मनी मॉडरेट, स्पेन स्ट्रॉन्ग. तो जर्मनी जो है वो मॉडरेट ग्रोथ रेट है और स्पेन की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट है. स्पेन की पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी की जो है मॉडरेट पॉलिसीज है. चाइना फेसेस डिफ्लेशन एंड प्रॉपर्टी क्राइसिस. चाइनीज मार्केट की हालत खराब है और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलिसीज जो है कंसिस्टेंट नहीं है पूरी दुनिया की. देखिए, अगर ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसीज होती तो चाइना पर, देखिए ग्रोथ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहुत स्लो डाउन में है और दूसरा एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी फेज में है. तो मॉनेटरी स्प्लिट जो देखा जा रहा है वो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में. इसकी डायनामिक्स जो है वो सेंट्रल बैंक के रेट से डीकपल हो रही है. यहां पर मैं आपको यह बात बता दूं कि आप हमेशा याद रखिएगा, दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं. पहली होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज का इंपैक्ट किसी भी इकोनॉमी के मनी सप्लाई पर जाता है. द इकोनॉमी हैज द इंपैक्ट ऑन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई इंक्रीज और मनी सप्लाई डिक्रीज, ये दोनों चीजें जो है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करती हैं. अगर यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक रेट्स, सेंट्रल बैंक रेट्स का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी. अगर मॉनेटरी पॉलिसी से चीज डीकपल हो रही है, इसका मतलब मनी सप्लाई पर जो इंपैक्ट है वो मॉनेटरी पॉलिसी का कम, फिस्कल पॉलिसी का ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है. तो देखने वाली बात यह है कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो डाइवर्जेंट है, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज पूरी तरीके से ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करती हैं. दे डोंट सपोर्ट ग्रोथ. तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बनाया जा रहा है, आइए देखें. इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट. रेजिलियंस. रेजिलियंस मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता. हाउ आर वी सर्वाइविंग शॉक्स. देखिए, इकोनॉमिक्स एज अ वेपन शिफ्ट फ्रॉम फ्री ट्रेड टू स्टेटक्राफ्ट, यानी सैंक्शंस, टैरिफ्स, एक्सपोर्ट और कंट्रोल्स. सैंक्शंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं. सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान के साथ, जो यूएस का वो टिफ जो चल रहा है उसकी वजह से सैंक्शंस लगाए गए. उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके कारण सैंक्शंस लगाए गए कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे. फिर बात होती है टैरिफ्स की, यानी कि हमारे ऊपर डायरेक्ट टैरिफ्स लगाए गए. इनफैक्ट टैरिफ्स जो है वो सैंक्शंस के कारण ही लगाए गए हैं. फिर एक्सपोर्ट और कंट्रोल्स. एक्सपोर्ट जो है वो इंपैक्ट होते हैं और कंट्रोल आप जितनी करने की कोशिश करोगे उसी का नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर होता है. तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से यहां पर चीजें हो रही हैं. अब सिंपल सा एग्जांपल है, चिप बैन्स, कार्बन टैक्सेस, मिनरल रिस्ट्रिक्शंस. ये अलग अलग आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए. अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उसमें होता क्या है. मान लीजिए इंडिया की एक फैक्ट्री है यूरोप में, तो इंडिया जो है मैन्युफैक्चर करके बेच रहा है. अब इंडिया सर्विस भी प्रोवाइड करता है किसी यूरोपियन यूनियन देश को.
अब यूरोपियन यूनियन का जो कंट्री है वो ये बोलती है कि हमें अपना जो डेटा है अपनी कंट्री में प्रोटेक्ट करना है, हम अपनी कंट्री से बाहर डेटा आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो जो ऑफिसेज यहां से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके ऊपर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन है कि आप इंडिया से बैठे बैठे यूरोपियन यूनियन की कंट्री का काम नहीं कर सकते, तो आपको वहां पे ऑफिस खोलना पड़ेगा। ये एक तरीके का आप बोल सकते हो एक स्टिक है। उसी तरीके से आप ये बोलो यूरोपियन यूनियन ने रूल बनाया कि हम इंपोर्ट तभी करेंगे जब आप किसी कार्बन न्यूट्रल जगह मैन्युफैक्चर करोगे। अब इंडिया में अगर कार्बन एमिशन ज्यादा है, इंडिया कार्बन न्यूट्रल नहीं है, तो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या चीज है? तो ये एक चीज है, ये टूल्स हैं जिसके जरिए आप चीजों को स्टॉप करते हो। कार्बन टैक्सेस कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के ऊपर टैक्स, ठीक है, मिनरल रिस्ट्रिक्शंस कि आप इन चीजों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से भारत की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है? इंटीग्रेशन एज इन्फ्लुएंस, यानी क्रिटिकल रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स रेंडर्स कोअर्शन इनइफेक्टिव। कोअर्शन का मतलब है जबरदस्ती अगर हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा, वो हमारा ऊपर जो दबाव है वो हमारे ऊपर इनइफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ऊपर है। ये चीज जो है हमारे ग्रोथ के नंबर्स में विजिबल है। मैं फिर बता दूं, किसी भी देश के ग्रोथ के फिगर्स दो वजह से आते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर। भारत का डोमेस्टिक सेक्टर इतना सॉलिड है जिस वजह से इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत मैसिव है। इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहले साल नहीं है, ये कंसिस्टेंटली 4th ईयर इन अ रो होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 26 का अगर आप जो प्रोजेक्शन है वो देखोगे, रफली 7.4% है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। यहां पे मैं आपको यह भी बात बता दूं कि यह आंकड़ा हमने नहीं दिया है, यह आंकड़ा आया है वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेशन से। दिस हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। इमर्जिंग मार्केट्स आर 4.2%, ये बाहर दूसरे देशों की बात हो रही है। ग्लोबल एवरेज जो ग्रोथ रेट का है वो 3.2% पे हो रहा है। और यहां पे हम देखते हैं कि जो 3.2% का ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट हमें किस तरीके से इंपैक्ट करता है। तो अगर यहां पे चीजों को देखा जाए, ग्लोबल एवरेज 3.2% है, इमर्जिंग मार्केट्स जो है 4.2% है, और भारत कितना ऊपर है? 7.4%, जो कि 50% ज्यादा है। तो जब यहां पे देखा जाए, भारत का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% है, जीवीए ग्रोथ यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 7.3% पर आ रहा है। तो अब यहां पर रीजन देखते हैं ऐसा क्यों। वाई इज इट हैपनिंग दैट इंडिया इज ग्रोइंग एट सच अ हाई रेट? भाई कोई तो रीजन होगा, जबरदस्ती तो ग्रोथ रेट प्रोजेक्शंस होते नहीं है। तो जब डोमेस्टिक कंजम्पशन देखा जाता है, इट इज द प्राइमरी ग्रोथ इंजन। प्राइमरी ग्रोथ इंजन क्या है? डोमेस्टिक बेसिस पे कंजम्पशन है, यानी कि देश के भीतर का कंजम्पशन। जो भी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल सेक्टर का होता है वो कंट्रीब्यूशन कम है, यानी सेकेंडरी है। डोमेस्टिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब इसको समझिए जरा, डोमेस्टिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यदि ज्यादा हो तो उसको हम कैसे देखते हैं कि आप डिमांड कर पा रहे हो, भारतीय लोग डिमांड कर पा रहे हैं। जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट होती है, देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट। आई रिपीट, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब होता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या चीज देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि अगर पूरे देश की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। अगर लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, इसी वजह से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं पीएफसीई यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर हमेशा याद रखें एक एंड यूजर करता है, कंज्यूमर करता है। जैसे कि आप किसी भी चीज पे खर्च करते हो, हम सब किसी भी चीज पे खर्च करते हैं, सुबह से लेकर रात तक। बिजली का बिल है, वाईफाई का बिल है, फोन का बिल है, दूध का बिल है, चाय का बिल है, खाने का बिल है, रोज देते हो, तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है पीएफसी। इसका ग्रोथ रेट 7.5% है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। रूरल रिवाइवल यानी रूरल एरियाज का रिवाइवल कैसे हुआ? इसमें से 79.2% ऑफ रूरल हाउस होल्ड रिपोर्टेड इंक्रीज्ड कंजम्पशन। ऐसा नाबार्ड का कहना है, जो कि रूरल एरियाज के बैंकिंग सेक्टर का एक मुखिया है, यानी आरबीआई का रोल, रेगुलेटर का रोल प्ले करता है। इस चीज को आप ध्यान रखें।
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाईएस्ट शेयर सिंस फाइनेंशियल ईयर 2012, ये इस साल देखा गया है। बहुत बड़ी बात है, अगर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इट इज अ मैसिव थिंग दैट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, पैसेंजर व्हीकल सेल्स प्लस 20.5%, Q3 स्ट्रॉन्ग एयर ट्रैफिक। तो एयर ट्रैफिक ये एक इंडिकेटर है, मतलब एयर ट्रैफिक इज वन इंडिकेटर जिसमें आपको बढ़ोतरी दिख रही है, जिस वजह से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप ज्यादा देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का जो मोमेंटम है, अब दूसरा रीजन क्या है, वो स्ट्रक्चरल इन नेचर है, साइक्लिकल नहीं है। स्ट्रक्चरल मतलब कि एक स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। आप साइक्लिकल बेसिस पे इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। साइक्लिकल यानी, साइक्लिकल का मतलब होता है ग्रोथ है तो इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रहा है, रिसेशन है तो इन्वेस्टमेंट नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं है इन्वेस्टमेंट का। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चरली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करा है। जो भारत की टोटल जीडीपी है उसमें इन्वेस्टमेंट 30% तक राइज करा है या राइज करेगा इस पर्टिकुलर साल। फाइनेंशियल ईयर 2026 का डेटा है। 2025 में यही 29% के आसपास था, 2024 में यही 28% के आसपास था, 2023 में यही आप मान के चले 25% के आसपास था, FY में ये 25% से भी कम था। ये चीज देखने को मिल रही है। 30% ऑफ जीडीपी इज इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो अगर हमारी जीडीपी मान लो $4 ट्रिलियन की है, उसमें से 30% यानी 30% सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। इस इन्वेस्टमेंट को ब्रेक किया जाए तो इन्वेस्टमेंट में पब्लिक कितना कर रही है। देखिए, पब्लिक ड्राइवर इफेक्टिव कैपेक्स रेज टू 4% ऑफ जीडीपी, और यहां पर देखा जाए प्राइवेट ड्राइवर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है 14,60,000 करोड़ का था वर्सेस 7.9 लाख करोड़ जो कि उसके एक साल पहले था। 8 लाख करोड़ से 14.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट पहुंच गया है। ये इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर है जो कि कॉर्पोरेट्स यानी कंपनीज कर रही है। ऑलमोस्ट डबल इन्वेस्टमेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। आप किस जगह इन्वेस्ट करोगे, किस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे। आप एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो कंट्री ग्रोथ फेज में हो। आप कभी भी एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करोगे जो कंट्री एक रिसेशनरी या स्लो डाउन फेज में हो। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो जो कंट्री ग्रोथ फेज में है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और यहां पर अगर प्राइवेट वाले यानी आप और हम जैसे लोग, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी वो लैंड भी खरीदेंगे, वो रोड्स भी बनाएंगे, सप्लाई चेन भी बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, माइंस खोदेंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो इन सब चीजों में पैसा लगता है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस जगह करा जाता है, आप खुद सोच के देखो। आप कभी भी अफगानिस्तान जैसे देश में इन्वेस्ट करेंगे, या आप कभी यूक्रेन जैसे देश में इन्वेस्ट करेंगे? आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? आप या बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे? आप एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पर चीजें सेफ हो और जहां पर चीजें एक ग्रोइंग फेज में हो। अगर वो ग्रोथ फेज में है तो ही आप उसे एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री जो है वो कह सकते हो, जो कि भारत है। यानी कि हमारी जीडीपी का 30% इन्वेस्टमेंट जो है वो हो रहा है। रीसर्जेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया कैंपेन। भारत सरकार की तकरीबन 12 साल से कोशिश है कि वो किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है, था तो हमेशा से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसा नहीं है कि उसे रिवाइव करना था, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना था। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप चाहते हैं कि आपका देश आगे बढ़े और एक स्टेबल तरीके से आगे बढ़े, वो तभी आगे बढ़ पाएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यानी सेकेंडरी सेक्टर को एलिवेट करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर आगे बढ़ाने के लिए बहुत फैक्ट्रीज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली लॉज चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए जिसको लेके भारत में चीजें बनाई गई हैं। कैसे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप मान लीजिए फैक्ट्री बनाते हैं, उस फैक्ट्री को लेकर आपको सेंटर और स्टेट के बीच में बहुत सारे टैक्सेस पहले फंसा लिया करते थे। लेकिन भारत सरकार के सबसे बड़े टैक्सेशन रिफॉर्म यानी वन नेशन वन टैक्स, आई रिपीट, वन नेशन वन टैक्स, जिसको आप जीएसटी के नाम से जानते हो, उसने चीजों को रिफॉर्म करा है। ये बहुत बड़ी बात है। उस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आसानी आई और लोग जो है वो मैन्युफैक्चर करने से पहले ये नहीं सोचते कि हमें कितने डिपार्टमेंट्स के धक्के खाने पड़ेंगे। देखिए, अगर डिपार्टमेंट में जाके धक्के भी खाने पड़े तो बेटर यही है कि आप एक ही डिपार्टमेंट जाओ रादर देन कि आप 50 डिपार्टमेंट जाओ। पहले यही होता था, वैट अलग, एक्साइज अलग, ऑक्ट्रॉय अलग, स्टेट वैट अलग, और अलग अलग टैक्सेस कई प्रकार के होते थे, वो सारे सेल्स टैक्स अलग, वो सब मर्ज होके वन हो गए हैं। फिर
उसी तरीके से बैंकों के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है, जो कि एक आसान चीज है और यही चीज यहां पर हमें चीजों को आसान बनाती है, जिस वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रमोट होता है। तो आप देख सकते हैं रीसर्जेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। तो यहां पे आप देखिए रियल मैन्युफैक्चरिंग शेयर जो है जीडीपी का 25%, मतलब 25% शेयर ऑफ जीडीपी जो है, आप ये देखिए ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक प्रोजेक्टेड है कि 25% से ऊपर है। अब यहां पे बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रियल कंट्रीब्यूशन इससे ज्यादा है, लेकिन उसे इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लिया जाए, यानी कि रियल फिगर्स पे लाया जाए तो 25% के आसपास है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसको पता है क्यों कंपेयर किया जा रहा है? 2021 से आप ये मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर सेम भी चल रहा है तो भी अच्छी बात है, कम से कम डिक्लाइन तो नहीं किया। तो नॉमिनल डिक्लाइन इज ड्यू टू लोअर इनपुट प्राइसेस, नॉट लोअर आउटपुट। आउटपुट यानी कि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनपुट जो है वो डिक्लाइन हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो नॉमिनल मैन्युफैक्चरिंग शेयर है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिक्लाइन नहीं हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर स्टेबल भी चल रहा है तो भी ये बहुत अच्छी बात है। देखिए किस चीज का कंट्रीब्यूशन है। कंस्ट्रक्शन की ग्रोथ 7.4% पे हुई है, 7.4%। पीएमआई यानी परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, पीएमआई एक इंडेक्स है, परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है पीएमआई, ये एक प्राइवेट एजेंसी है जापान की, वो कैलकुलेट करती है। तो उसने भारत को रेटिंग दी है मोर देन 50, जो कि दिखाता है कि एक्सपेंशनरी इंडेक्स है। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स एन एक्सपेंशनरी इंडेक्स। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ है 8.4%, बीटिंग 5.2% प्री कोविड ट्रेंड। तो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट जो है कोविड के पहले जितनी थी आज की रेट में उससे ज्यादा है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर की बात हुई। अब बात करते हैं सर्विसेज की यानी टर्शरी सेक्टर की, साथ ही साथ प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर की। तो इन चीजों को अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं सर्विसेज का तो देखिए ग्रोथ रेट बोलबाला हमेशा से भारत में था ही। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जीडीपी का टर्शरी सेक्टर से आता है, तो सर्विस सेक्टर ग्रो करा है 9.1% से 9.1%। इसका जीडीपी में शेयर आज की डेट में 53.6% है, यानी आधे से ज्यादा जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आती है। सबसे ज्यादा सर्विसेज कौन सी हैं? फाइनेंशियल सर्विस, रियल एस्टेट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशन यानी कि टीचिंग, सीए, डिजाइन, लॉयर, ये सब सर्विसेज से। और एग्रीकल्चर दूसरी तरफ जो प्राइमरी सेक्टर है, जो बिल्कुल आप मान के चले जुड़ा हुआ धरती से सेक्टर है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इज 3.1%, जो कि बहुत सारे देशों के कंपैरिजन में, या आप बहुत सारे देशों को छोड़ दीजिए, हमारे अपने देश के कंपैरिजन में ही पिछले सालों से ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो इस तरीके से ऐड कर रहा है, जहां पर इतना बड़ा सेक्टर है और वो 3% से ग्रो करना बहुत बड़ी बात है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में लगभग 18% है, वो 3% से ग्रो करे, इसका मतलब फार्मर्स उतना ज्यादा कमा रहे हैं। अलाइड एक्टिविटीज, लाइव स्टॉक, फिशरी, स्टेडी 5 to 6% ग्रोथ है लाइव स्टॉक में। ग्रोथ ऑफसेट्स क्रॉप वॉलेटिलिटी। आउटलुक जो है राबी सोइंग सीजन जो अभी चल रहा है यानी मार्च में, इसमें 2% की ग्रोथ देखे जाने की संभावना है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर हम देखें बैंकों की बैलेंस शीट, कंपनीज की बैलेंस शीट और उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन, क्या चीज दिखी है जो कि बहुत जरूरी है कि क्या इन्फ्लेशन यानी महंगाई में किसी भी तरह की गिरावट देखी गई है। तो आप ये देखो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन 1.7% है, तो 12% से हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन 1.7% आ गया है। सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हेडलाइन का मतलब है एज ऑन डेट जो आप इन्फ्लेशन देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2026 5 साल में इन्फ्लेशन रेट 12 से 2% से नीचे आ गया है। और दूसरी तरफ नॉन फूड बैंक क्रेडिट, बैंक का जो लोन है जो नॉन एग्रीकल्चर पोर्शन पे जा रहा है, वो बढ़ के तकरीबन 4% से 11.4% पे पहुंच गया है। इसका मतलब ये नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स हैं, फार्मर्स नहीं है। नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स जो है वो 4% से बढ़ के 11.4% पे पहुंच गए हैं। दिस इज कॉल्ड द सिजर्स इफेक्ट, क्रेडिट ग्रोथ आउटपेसेस इन्फ्लेशन। अगर लोन ज्यादा लिया जा रहा है नॉन फूड सेक्टर के लिए वो बहुत अच्छी बात है, इसका इंपैक्ट हमें दिखेगा। यही एक वजह है जिसकी वजह से ग्रोथ रेट हमें ज्यादा भी दिख रही है। तो आप देख सकते हैं एसेट क्वालिटी जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये 2.2% पे आ गया है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम हो गया है। कॉर्पोरेट शिफ्ट, लार्ज फर्म्स टैपिंग मार्केट्स, लीविंग बैंक क्रेडिट फॉर अदर सेक्टर्स, बाकी के सेक्टर्स भी लोन ले सकते हैं।
इन्हीं चीजों को देखते हुए अब देखिए, अगर मेरी कंट्री अच्छी परफॉर्म कर रही है तो उस चीज को देखते हुए जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी सरकार को कॉन्फिडेंस आता है कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो कंट्री हमें सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फिस्कल पॉलिसी है यानी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, वो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ प्रो अपीजमेंट या तुष्टीकरण में नहीं जा रही है, वो जा रही है टुवर्ड्स कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पुश। कैसे? इसको हम देखते हैं एलोकेशन टुवर्ड्स पीएम गति शक्ति योजना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की तरफ जो भारत सरकार का एलोकेशन है, हर साल मोटा एलोकेशन होता है। मैं ये नहीं कहूंगा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हर साल अच्छा खासा एलोकेशन होता है। पिछले साल एलोकेशन 10-11 लाख करोड़ था, इस साल एलोकेशन 6-7 लाख करोड़ के आसपास है। सो आप देख सकते हैं कैपेक्स जो है वो 4% ऑफ जीडीपी है, और जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.4% पहुंचना है, ये पहले से कम का टारगेट है, 4.8% से 4.4% पे पहुंचना है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपेक्स पर भी खर्चा कर रही है। फिस्कल डेफिसिट में आपको यह बात बता दूं, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, यानी कि बोरोविंग्स आप हटा देते हो तो आपको फिस्कल डेफिसिट मिलता है। मतलब भारत सरकार का खर्चा जो है उसकी आमदनी से ज्यादा है। एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स इज कॉन्सेंट्रेटिंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ कैपेक्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रेटिंग्स जो है वो इंडिया की अपग्रेड हुई है, एस&पी BBB, CareEdge BBB+। स्पेंडिंग क्वालिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटर है। कैपेक्स शेयर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रोज टू 22.6%। जो टोटल खर्चा भारत सरकार कर रही है उसमें से कैपेक्स जो है वो 22.5% है, जो कि पिछले साल से बढ़ा हुआ खर्चा है। अब ये सब डोमेस्टिक सेक्टर की बात थी, अब आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर पे। एक्सटर्नल सेक्टर भारत का उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, जबकि स्ट्रांग रहा है। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फोन्स इन द प्रीवियस ईयर। वो इंडिया का भी कंपैरिजन है और ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फोन्स रहा है। ग्लोबल वॉलेटिलिटी एंड रुपी डेप्रिसिएशन, रुपी काफी हद तक डेप्रिशिएट कर गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं $93 के बराबर हो आ गया था। लेकिन ये रुपी डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ डॉलर के मुताल्लिक देखा जाता है, ना कि एक बास्केट ऑफ करेंसीज जिसे हम इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये वॉलेटिलिटी ग्लोबली हो रही है, बहुत सारे चेंजेस ग्लोबली आ रहे हैं जिसका इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। लेकिन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के आंकड़े अगर देखे जाएं, जिसको आप ट्रेड बोलते हो, मर्केंडाइज में 2.4% की बढ़ोतरी है, सर्विसेज में 6.5% की बढ़ोतरी है। यहां पे मैं आपको यह बात बता दूं कि सर्विस सेक्टर में भारत हमेशा से एक ट्रेड सरप्लस सिचुएशन में रहा है। मर्केंडाइज में हम ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ऑयल इंपोर्ट की वजह से। दूसरी तरफ एफडीआई देखा जाए, ग्रॉस इनफ्लो 16.1% से ऊपर गया है नंबर, यह आंकड़ा काफी ऊपर है। और डाइवर्सिफाई हमने करा है, जो नया ट्रेड अग्रीमेंट यूके, ईयू और ओमान के साथ हुआ है, खासकर जो नया ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है, थोड़ी बहुत ही हुई है चलिए, लेकिन ग्रोथ तो हुई है, कुछ तो सिल्वर लाइनिंग है। दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात होती है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज की डेट में बहुत बढ़िया बिजनेस है भैया, डेटा सेंटर बनाओ, डेटा लोकलाइजेशन सेंटर बनाओ। तो एक्चुअल वर्सेस, तो आप देख सकते हैं यूजिंग 17 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स टू प्रेडिक्ट जीडीपी इन रियल टाइम। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अगले साल का जो फोरकास्ट है वो 7% है, जो मैंने आपको बताया था। तो ये सब चीजें जो है ये सब आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। अब बात आती है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे, जिसे आप सब समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस के नाम से जानते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या भारत की है या नहीं है? What are the jobs and how do we look at the social progress? देखते हैं। आप ये बोलोगे कि जी जीडीपी ग्रो हुई, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो सबसे ऊपर कौन आया फिर? Who became at the top? Who came at the top? तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत एवरेज है, जीडीपी ग्रोथ रेट टॉप क्लास होनी चाहिए थी। अब वो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ तो रही है, लेकिन क्या वो ग्रोथ इंक्लूसिव है? ये पता चलेगा आंकड़ों से, जो कि एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंडिंग डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रही है। लेबर कोड्स जो है वो नए आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। और सोशल सिक्योरिटी जो गिग वर्कर्स यानी कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए भारत सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है, ये भी काफी पॉजिटिव चीज है। पॉवर्टी रिडक्शन 5.3%।
जो है पॉवर्टी का रेट है काफी हद तक कम आ गया है। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो वर्ल्ड बैंक की $2.15 पर डे की लाइन है उसके अनुसार 5.2% से पॉवर्टी जो है वो कम हुई है। यहां पे मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो है वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से बताया गया है। भारत में पॉवर्टी कैलकुलेट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नीति आयोग के हाथ में है। इनकी जो इंडेक्स है जिसके अनुसार ये कैलकुलेट करते हैं उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है। और उसी के साथ लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात है कि आपके पास घर है, आपके पास पढ़ाई है, हेल्थ है, पीने का साफ पानी है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ, इंप्रूवमेंट्स इन इन्फेंट मोर्टालिटी यानी हेल्थ है, फिर वही बच्चों की मौत नहीं हो रही है, इंप्रूवमेंट इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी एजुकेशन की भी बात हो रही है। तो जो नया ग्रोथ पोटेंशियल फाइनेंशियल ईयर 26 का इस 7% पोटेंशियल ग्रोथ, शिफ्टेड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कैसे है, कैसे हम पहुंचेंगे? देखिए, तीन चीजें हैं। कैपिटल अक्यूमुलेशन यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा, उसके साथ साथ लेबर का ख्याल रखना जो कि लेबर कोड्स के तहत होगा, लेबर फॉर्मलाइजेशन, स्किलिंग, फीमेल पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ाना, और उसके साथ साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ लाना, लॉजिस्टिक्स में ग्रोथ लाना। ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट है, इंफ्रा का ही पार्ट है कि आप किस तरीके से डिजिटाइजेशन पर ग्रोथ लाते हो। तो जो हमारा आगे का रास्ता है, जो आउटलुक देखा जा रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 27 का प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट इसके बीच में रहेगा। अब इसी चीज को लेकर अगर हम ऑप्टिमिस्ट रहे तो हमें यह चीज देखनी पड़ेगी कि कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं या कैसे इसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। देखने वाली बात है, आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे कि कैसे भारत सरकार का रोड मैप रहेगा कि हम इसको आगे पहुंचाएं, और इन्हीं सेक्टर्स ने इन डिटेल कैसा परफॉर्म करा है यह भी जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।